हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सी काजल डेरोलिया। उम्मीद करते हैं सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। हमारा आज का जो सेशन है वो है रिलेटेड टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 पे हमने ऑलरेडी क्लास ड्राफ्ट की हुई है, जहां हमने उसका पूरा कॉन्सेप्ट सेशन रखा था, पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कशन किया था एंड उसके नोट्स भी हमने आपको प्रोवाइड किए हुए थे। बट आज की क्लास हमारी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के कॉन्सेप्ट पे नहीं बल्कि न्यूमेरिकल्स पे बेस्ड है। सीए इंटर स्टूडेंट्स एंड सीएमए इंटर स्टूडेंट्स की बात करें तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से उनके पेपर में जो कवरेज होती है वो होती है ऑन एन एवरेज 20 to 25 मार्क्स की। हमारे पेपर में जो कवरेज होती है वो ऑन एन एवरेज 20 to 25 मार्क्स की कवरेज होती है। किससे? रिलेटेड टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। बट जनरली हम क्या करते हैं कि जितने भी लेंथी चैप्टर्स होते हैं एक्सेप्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, उनकी तो हम अच्छे से प्रैक्टिस करके जाते हैं, उनके तो न्यूमेरिकल्स हम प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करके जाते हैं। बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ा होता है, थ्योरी पढ़ी होती है और उसके न्यूमेरिकल्स में हम बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते, बहुत ज्यादा मेहनत करके नहीं जाते। बल्कि मेरा ये सजेशन होता है कि अगर हमारे पेपर में 25% कवरेज, दैट इज 25 मार्क्स की ऑन एन एवरेज कवरेज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से है, तो हमें सबसे ज्यादा प्रैक्टिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की ही करनी चाहिए। कि अगर हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे ज्यादा फोकस करें तो एटलीस्ट ये 25 मार्क्स तो मेरा सिक्योर्ड है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की पूरी थ्योरी के साथ साथ हमें करना क्या चाहिए कि जितना हमारे पास प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, आइदर रिलेटेड टू थ्योरी और रिलेटेड टू न्यूमेरिकल्स, हमें उसकी कम से कम 3 से 4 बार प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाना चाहिए, सो दैट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप बहुत ही इजीली एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाओ। जनरली हमने देखा स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो बाकी सारे चैप्टर्स बहुत प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस कर लेते हैं, बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को वो कहीं ना कहीं ऑप्शन में रखते हैं। सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की थ्योरी पढ़ करके चले जाते हैं और कुछ न्यूमेरिकल ऊपर ऊपर से देख के जाते हैं, बल्कि वो गलत तरीका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को आपको पूरा प्रॉपर लिख करके प्रैक्टिस करना चाहिए। जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं उनकी आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में एक तो आपकी लैंग्वेज नहीं चलती, आप लोग जो आंसर लिखते हो उसमें इंस्टीट्यूट आपको मार्क्स क्यों नहीं देता? क्योंकि आप प्रॉपर उसका फॉर्मेट फॉलो नहीं करते हो जैसा आंसर इंस्टीट्यूट को चाहिए। चाहे सीए इंस्टीट्यूट की बात करो, चाहे सीएमए इंस्टीट्यूट की बात करो, दोनों ही इंस्टीट्यूट का एक फिक्स फॉर्मेट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का आंसर करने के लिए। बट आप लोग क्या करते हो? आप लोग सिर्फ जो थ्योरी ऊपर ऊपर से पढ़ करके जाते हो उसी के हिसाब से आंसर लिख देते हो, ना आप पैराग्राफ चेंज करते हो, ना आप उसका प्रॉपर प्रेजेंटेशन करते हो। तो आज की क्लास में जहां हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के न्यूमेरिकल से स्टार्ट कर रहे हैं, वहां हम पहले आपको पूरा प्रेजेंटेशन बताएंगे और वो प्रेजेंटेशन आपके हर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए होगा, ना कि सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के लिए। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मेरी गारंटी है कि ये सारे क्वेश्चंस आप 3 से 4 बार लिख करके कहीं प्रैक्टिस कर लो तो एग्जाम में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की ये जो 25 मार्क्स के क्वेश्चन है आपको मैक्सिमम वहां पे अटेम्प्ट करने में लगेगा तो 25 मिनट्स लगेगा। पर क्वेश्चन 5 मिनट से ज्यादा आपको नहीं लगेगा। रीजन बीइंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं है। जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उन पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी बन चुके हैं और वही न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में रिपीट करते हैं। चाहे आप सीए एग्जाम की बात करो, चाहे आप सीएमए एग्जाम की बात करो, दोनों ही एग्जाम में ऑलमोस्ट जो पास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वही रिपीट करते हैं। तो बेटर है कि हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस अवेलेबल हैं हम उनकी प्रॉपर प्रैक्टिस कर लें 3 to 4 टाइम्स, सो दैट एग्जाम में एटलीस्ट ये 25 मार्क्स की तो सिक्योरिटी होगी। एंड जब हमें पता है कि विद इन एन हाफ एन आवर हम ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं फॉर 25 मार्क्स, तो क्यों नहीं इसके लिए प्रैक्टिस करें। अगर हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रॉपर प्रैक्टिस कर लिया तो इसकी भी गारंटी होती है कि एटलीस्ट आपका 60+ तो आएगा ही आएगा, क्योंकि ये 25 मार्क्स यहाँ से आप सिक्योर कर सकते हो। अब बाकी 35 मार्क्स के लिए तो आप प्रॉपर प्रैक्टिस करके ही जाते हो। आज जो हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील करेंगे, हमने स्टार्टिंग में बताया कि वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है। तो अब तक जितना भी क्वेश्चंस एग्जाम में आया हुआ है, चाहे सीए स्टूडेंट्स के लिए बात करो, चाहे सीएमए स्टूडेंट्स के लिए, वो हमने एक जगह कंपाइल कर दिया है और उसकी पीडीएफ हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की हुई है। तो सबसे पहले आप उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। एंड अगर आपने हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 का जो हमने क्लास अपलोड किया था, जहां पे हमने पूरा कॉन्सेप्ट सेशन रखा था, वो नहीं किया होगा तो अब कर लेना। उसके लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। वहां पे हमने प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड किया था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 का, जो कि मेरा ये सजेशन होता है कि आप वर्ड टू वर्ड लर्न कर लो। जनरली हम मगअप के लिए तो नहीं बोल रहे हैं, बट
इंस्टीट्यूट को उसी वे में आंसर चाहिए होता है। एंड अगर हम बात करें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की एंड स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग की, तो वहां आपकी लैंग्वेज नहीं चलती है, क्योंकि आप लोग जिस वे में प्रेजेंटेशन करते हो वो तो मान लो एक अलग चीज है, पर जो लैंग्वेज में आप यूज करते हो ना, वो प्रोफेशनल नहीं होती है। जर्नली हम कह रहे हैं, हम सारे स्टूडेंट्स के लिए नहीं कह रहे, बट जर्नली हम लोग जो लैंग्वेज यूज करते हैं वहां पे दिक्कत होती है। तो बेटर यही है, मगअप भी करने की जरूरत नहीं होती। अगर आपने 3-4 बार वो चीज, वो नोट्स पढ़ लिया ना, तो वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में रिटेन हो जाता है। क्लियर? तो चलो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन, जहां हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। बट अगर आपने कॉन्सेप्ट सेशन नहीं देखा है तो हमारा सजेशन होगा पहले आप कॉन्सेप्ट सेशन देखो और फिर हमारा न्यूमेरिकल सेशन देखो, तो आप इजिली कनेक्ट कर पाओगे। तो चलो हम लोग आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, जो कि रिलेटेड है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस रिलेटेड टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। पहले आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। हमने जो पीडीएफ प्रोवाइड की है उसमें अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 11 क्वेश्चंस हमने प्रोवाइड किए हैं रिलेटेड टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, और एक एक क्वेश्चन पे हम डिस्कशन करेंगे, वे ऑफ प्रेजेंटेशन आपको बताएंगे और आंसर बोर्ड पे हम नोट डाउन भी करवाएंगे। तो हमारा यही सजेशन होगा कि आप उसको एक जगह नोट डाउन कर लेना एंड उसके बाद 2-3 बार उसकी खुद से लिख करके प्रैक्टिस करना, सो दैट वो चीज आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions recognized by accounting standard, that is AS1? ब्रीफली डिस्क्राइब ईच वन ऑफ देम। सिंपली हमें पहले भी बताया हुआ है कि अगर हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions की, तो हम सबको पता है कि फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions कौन कौन से हैं। हमारा सबसे पहला assumption है गोइंग कंसर्न। अभी हम सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, आंसर नोट डाउन कराएंगे। नेक्स्ट हमारा है कंसिस्टेंसी एंड लास्ट था अक्रूवल कंसेप्ट। याद होगा? तो ये हमारे 3 assumptions हैं जिन पे हमने पूरा प्रॉपर नोट्स भी लिखवाया हुआ है। बट स्टिल एक बार जल्दी से इन तीनों पर डिस्कशन कर लेते हैं कि अगर हम बात करें गोइंग कंसर्न की, तो गोइंग कंसर्न मतलब जब कोई बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसका मोटिव कभी भी नहीं होता कि उस बिजनेस को वो बीच में बंद करे। जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारा मोटिव क्या होता है कि ये फॉर इन्फिनाइट ईयर्स तक रन होगा एंड बीच में हमें कभी भी बिजनेस को क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जब तक आपका बिजनेस चल रहा है तब तक तो आपको डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट इफ इन केस आपका बैक टू बैक 2-3 इयर्स लॉस हो तो कहीं ना कहीं हमें अपना बिजनेस क्लोज करना पड़ेगा, तो उस केस में आपको गोइंग कंसर्न का डिस्क्लोजर देना होता है। जैसा कि हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 देख रहे हैं, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज है। तो डिस्क्लोजर कब करना होगा? तब जब आप अपना बिजनेस क्लोज करने की प्लानिंग करो। अदरवाइज अगर वो नॉर्मली रन हो रहा है तो आप कहीं पे भी ये मेंशन नहीं करोगे बुक्स में कि हमारा बिजनेस रन हो रहा है फॉर इन्फिनाइट ईयर्स। वो कभी भी कोई भी मेंशन नहीं करता, क्योंकि हमें पता है कि जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो वो फॉर इन्फिनाइट ईयर्स तक रन होगा। क्लियर? सेकेंड है कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी मतलब कि हम अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं और उसमें कोई भी अकाउंटिंग मेथड या पॉलिसीज फॉलो कर रहे हैं, तो हम ये मान करके चलते हैं कि एक पर्टिकुलर आइटम के लिए हम एक पर्टिकुलर मेथड फॉलो करेंगे हर ईयर। ये होता है कंसिस्टेंट होना। बट कई बार क्या होता है, फॉर बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फॉर कंप्लायंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या फॉर कंप्लायंस विद लॉ, हमें अपने मेथड को चेंज करना होता है, स्विच करना होता है। तो उस केस में आपको डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट है। मतलब लेट्स से अगर हम लोग वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री कर रहे हैं बाय फीफो मेथड, तो हमें कहीं मेंशन करने की जरूरत नहीं कि हम फीफो मेथड से इसका वैल्यूएशन कर रहे हैं। बट जब आप फीफो से लीफो स्विच करोगे तब आपको डिस्क्लोज करना होता है कि हम इस पर्टिकुलर वैल्यूएशन के लिए कंसिस्टेंट नहीं रह पाए, ड्यू टू उसका रीजन मेंशन करना होता है। क्लियर? एंड लास्ट है अक्रूवल कंसेप्ट। तो अक्रूवल कंसेप्ट सिंपली ये कहता है कि हम चीजों को बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे ऑन पीरियड बेसिस, ना कि ऑन पेमेंट बेसिस और इनकम बेसिस। क्लियर? मतलब जो करंट ईयर से रिलेटेड है वो आप करंट ईयर के बुक्स में रिकॉर्ड करोगे। तो तब तक आपको अक्रूवल कंसेप्ट के बारे में डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है जब तक आप अक्रूवल कंसेप्ट फॉलो कर रहे हो। बट अगर आप अक्रूवल कंसेप्ट से स्विच करते हो कैश बेसिस पे, तो आपको बुक्स में रिक्वायरमेंट है डिस्क्लोजर की। सिंपली हम ये बता रहे हैं कि ये ऐसे assumptions हैं जो हर एक बिजनेसमैन फॉलो कर रहा है, जो हर एक बिजनेस फॉलो कर रहा है। तो इसलिए अगर ये assumptions फॉलो हो रहे हैं तब तो आपको डिस्क्लोजर की जरूरत नहीं है। बट अगर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये assumptions फॉलो ना हो तब आपको डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट आती है। क्लियर? तो चलो अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं कि किस तरीके से हमें आंसर करना है। इसको हम हटाएंगे।
देखो बोर्ड पे मेरे साथ, हमें आंसर ऐसे करना होता है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, कॉमा, अब इसका नाम लिखेंगे बेटा, दैट इज डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, कॉमा। अब क्या ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के लिए है? नहीं, ये सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए कि पहले आप उसका नंबर लिखो, फिर आप उसका नाम लिखो, और उसके बाद उस क्वेश्चन में जो भी कॉन्सेप्ट पूछा है उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करो इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में हमें क्या करना होता है, क्वेश्चन में जो सिचुएशन पूछी है उस सिचुएशन को हम कॉन्सेप्ट से कनेक्ट करते हैं। अभी फिलहाल फर्स्ट क्वेश्चन में तो ऐसा नहीं है, फर्स्ट क्वेश्चन तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, आगे के क्वेश्चंस में जब आएगा तो वहां पे हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। बट फर्स्ट पैराग्राफ हमेशा किससे रिलेटेड होगा, याद रखना, पहले हम लोग नंबर लिखते हैं, फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम लिखते हैं, और उसके बाद क्वेश्चन में जो भी कॉन्सेप्ट पूछा है उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हमने जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में पढ़ा था पर्टिकुलर, वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। क्लियर? तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा था, बोला था व्हाट आर द 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस। तो यहां लिखे एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, द फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस आर अब नाम तो हम लोग को पता ही है, फर्स्ट गोइंग कंसर्न, सेकेंड कंसिस्टेंसी, एंड थर्ड अक्रूवल कंसेप्ट। तो सिर्फ इतना लिख करके स्किप नहीं करेंगे, लिखा है क्वेश्चन में कि ब्रीफली आपको ये तीनों एक्सप्लेन करना है। तो अब ये आप सीधे सीधे नोट से रेफर कर लो जो हमने आपको प्रोवाइड किया है, क्योंकि उसमें हमने वही कंटेंट लिखा है जो अभी हमने स्टार्टिंग में इसके बारे में समझाया था। क्लियर? तो वही नोट्स आप रेफर करना और वही चीज यहाँ पे कॉपी कर लेना, क्योंकि हमने सिंपली बोला कि जो हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 का नोट्स प्रोवाइड किए हैं, कहीं ना कहीं 2-3 बार अगर आप उसको रीड कर लो तो वो चीज आपके दिमाग में बैठ जाएगी, और वही एज इट इज आप यहाँ पे कॉपी कर देना। क्लियर है? तो ये नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन फ्यू एरियाज इन विच डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज आर फॉलोड बाय कंपनीज। देखो यहां कह रहा है कि कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पे अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो की जा सकती है। हमने अपने सेशन में, कॉन्सेप्ट सेशन में बताया था कि लेट्स से अगर हम लोग बात कर रहे हैं स्टॉक वैल्यूएशन की, तो स्टॉक वैल्यूएशन और इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, आइदर वैल्यूएशन करते हैं ऑन लीफो और फीफो और वेटेड एवरेज करते हैं। वैसे हमने बताया था वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए कि अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन है तो उसको करंट इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे वैल्यूएशन करते हैं, एंड सो ऑन, जो कि अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में मेंशन किया हुआ है। क्लियर? तो वही चीज यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं। तो एरियाज कौन सा हो गया, पहला एरिया हो गया वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, दूसरा एरिया हो गया वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन विच डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज आर फॉलोड बाय कंपनीज। अब डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज कौन सी है, अगर हम वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री की बात कर रहे हैं, यहां देखो हम लिख रहे हैं अगर हम वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज की बात कर रहे हैं बेटा, तो इसमें हम कौन कौन सी पॉलिसीज फॉलो कर रहे हैं, लीफो, फीफो, वेटेड एवरेज। क्लियर है? तो अब चलो इसका आंसर लिखते हैं, और सिर्फ क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, इस एरिया के बारे में पूछा है, अकाउंटिंग पॉलिसीज के बारे में नहीं पूछा है। तो देखो अगेन अगर इस क्वेश्चन में बात करें तो हमारे पास सिर्फ कॉन्सेप्ट पूछा है, इसमें कहीं पे भी केस स्टडी नहीं पूछा है, तो सिंपली हम लोग फर्स्ट पैराग्राफ में सब कुछ मेंशन करेंगे एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। आप देखो जो क्वेश्चन में लिखा है वही यहां कॉपी करेंगे, फ्यू एरियाज इन विच डिफरेंट accounting policies are followed by companies are, बस अब सबका नाम लिख दें। फर्स्ट है
वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, और यहां पे हम तुम लोगों को याद रखने के लिए बता रहे हैं, यहां हम सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नाम से मेंशन कर रहे हैं सो दैट तुम लोग को पता हो कि इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में हम लोग कहां पढ़ेंगे। तुम लोग को एग्जाम में या आंसर में ये नहीं लिखना है, क्लियर? तुम लोग को सिर्फ ये नाम लिखना है। नेक्स्ट, वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, जिसको हम लोग प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट भी बोलते हैं, ES 10। नेक्स्ट, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, बेसिकली हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी कन्वर्जन, ये हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 में। यहां ऊपर लिख रहे हैं 6 पॉइंट, ट्रीटमेंट ऑफ इंटैंजिबल एसेट्स, ये देखेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में। एंड ट्रीटमेंट ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटीज, ये है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 में। और भी बहुत सारी चीजें हम लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं जो बाकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड है, बट हम लोग कुछ स्पेसिफिक यहाँ मेंशन करेंगे सो दैट यही पॉइंट लर्न करके जाना और एग्जाम में इतना ही मेंशन करना, इतना मोर देन सफिशिएंट होगा, क्लियर? और देखो, अगर डिटेल स्टडी की बात करें तो सबके आगे हमने जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लिखा है उसकी पूरी डिटेल स्टडी हम उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में करेंगे कि वहां कौन कौन से अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग मेथड्स हैं फॉर वैल्यूएशन ऑफ ऑल दीज, क्लियर है? तो क्वेश्चन में हमसे एरिया पूछा था, देखो हमने एरिया का आंसर किया, बस इतना ही आंसर लिखने पे आपको पूरा पूरा मार्क्स मिलेगा। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की नंबरिंग प्लीज वहां लिख करके मत आना, क्लियर? इसकी नोटिंग कर लो तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आओ देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन रीड कर रहे हैं, एबीसी लिमिटेड वाज मेकिंग प्रोविजंस for non-moving stocks based on no issues for the last 12 months up to 31/3/2015. The company wants to provide during the year ending 31/3/2015 based on technical evaluation. स्टॉक की वैल्यू दी है, अगर 12 मंथ के हिसाब से अगर वैल्यूएशन करेंगे तो कितना प्रोविजन आएगा, और टेक्निकल इवैल्यूएशन के हिसाब से प्रोविजन दिया है। हमसे क्वेश्चन में पूछा है, डज दिस अमाउंट टू चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, क्वेश्चन मार्क, कैन द कंपनी चेंज द मेथड ऑफ प्रोविजन। अब अगर हम लोग इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में सबसे पहली चीज कि हमारे पास जो डिस्कशन है वो 2 पैराग्राफ का डिस्कशन होगा, क्योंकि फर्स्ट पैराग्राफ में तो हम कॉन्सेप्ट की नोटिंग करा देंगे और सेकंड पैराग्राफ में हम क्वेश्चन को कनेक्ट करेंगे अपने आंसर से, क्लियर? अच्छा, क्वेश्चन में जो पूछा है वो ये कह रहा है कि एक नॉन मूविंग स्टॉक है, दैट इज अबनॉर्मल आइटम्स है, जिसके लिए हम प्रोविजन बना रहे हैं। कंपनी क्या करती है कि उसके लिए प्रोविजन बनाती है। पास्ट ईयर में दैट इज अप टू 2015 कंपनी जो प्रोविजन बना रही है वो बना रही है ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 12 मंथ्स स्टॉक, बट फ्यूचर में दैट इज आफ्टर 2015 कंपनी ये चाहती है, कंपनी कर नहीं रही है, कंपनी ये चाहती है कि वो प्रोविजन बनाए ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल इवैल्यूएशन। अगर अगले साल से वो टेक्निकल इवैल्यूएशन के बेसिस पे प्रोविजन बनाना स्टार्ट करे तो उसके प्रोविजन की वैल्यू 1 लाख से घट जाएगी। लिखा है क्वेश्चन में कि अगर आफ्टर 2015 आप 12 मंथ्स इशू के बेसिस पे बनाओगे तो 3.5 लाख का आपको प्रोविजन बनाना पड़ेगा, और ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल इवैल्यूएशन बनाओगे तो 2.5 लाख का प्रोविजन बनाना होगा। तो अब सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर करना है कि ये जो चेंज हो रहा है मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ प्रोविजन फॉर नॉन मूविंग स्टॉक, क्या ये अकाउंटिंग पॉलिसी है? देखो, जब हमने अकाउंटिंग पॉलिसी का पूरा कंसेप्ट डिस्कस किया था
तो वहां हमने दो चीज बताई थी, एक होता है अकाउंटिंग पॉलिसी और एक होता है अकाउंटिंग एस्टिमेट। अकाउंटिंग पॉलिसीज की अगर हम बात करें तो अकाउंटिंग पॉलिसीज मतलब सिंपली जहां हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की बात करें हैं, उसके प्रेजेंटेशन की बात करें सो दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रॉपर वे में एंड ट्रू एंड फेयर वे में प्रेजेंटेशन कर सके। अकाउंटिंग एस्टिमेट मतलब जो हमारी एस्टिमेशन पे बेस्ड है, या कह लो कि जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे बेस्ड है, जहां हम कुछ ना कुछ अजम्पशन लगाते हैं और उसके बेसिस पे वैल्यूएशन करते हैं। क्योंकि जनरली जो प्रोविजनिंग होती है वो किसके बेसिस होती है, अपने पास्ट ईयर का जो एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे होती है, या अपने अजम्पशंस पे ही हम वैल्यूएशन करते हैं। तो ये जो प्रोविजन बनाना है या नहीं बनाना है, प्रोविजन बनाने का डिसीजन या ना बनाने का डिसीजन, ये तो अकाउंटिंग पॉलिसी है, क्योंकि इसकी वजह से आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। बट उसके लिए कौन सा मेथड फॉलो करना है कौन सा नहीं, ये अकाउंटिंग एस्टिमेट है ना कि अकाउंटिंग पॉलिसी। क्योंकि खुद सोचो कि जो भी मेथड हम चूज कर रहे हैं वहां पे हम क्या कर रहे हैं, अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे वैल्यूएशन कर रहे हैं या कुछ ना कुछ अजम्पशंस लेकर के वैल्यूएशन कर रहे हैं। तो जहां पे हम अजम्पशंस की बात कर रहे हैं, जहां पे हम बात करें कि हमारे पास्ट एक्सपीरियंस पे बेस्ड होगा, तो वो अकाउंटिंग पॉलिसी तो हुई नहीं, वो क्या हो गया बेटा, अकाउंटिंग एस्टिमेट। क्लियर है मेरा पॉइंट? तो यह हमने दो पॉइंट डिस्कस किया। पहला, प्रोविजन बनाना या ना बनाना ये अकाउंटिंग पॉलिसी है, पर प्रोविजन बनाने के लिए कौन सा मेथड फॉलो करेंगे ये अकाउंटिंग एस्टिमेट्स है। क्योंकि प्रोविजन की जो फिगर हम लिखते हैं वो एस्टिमेट्स के बेसिस पे ही लिखते हैं, वहां पे कुछ भी एग्जैक्ट नहीं होता। जैसे हम लोग प्रोविजन बनाते थे डाउटफुल डेट्स के लिए, डेटर्स पे, तो वहां पे अगर हमने प्रोविजन बनाया है 10,000 का, तो कोई जरूरी नहीं कि अगले साल 10,000 का लॉस होगा ही। हो सकता है कि 5,000 का लॉस हो सकता है कि 15,000 का लॉस हो, या हो सकता है एग्जैक्ट 10,000 का लॉस हो। तो प्रोविजन की जो फिगर हम बनाते हैं वो क्या होती है, एस्टिमेट होती है, ना कि पॉलिसी। क्लियर है? तो अब हम उसका प्रेजेंटेशन करेंगे बोर्ड पे, और उसके बाद ये जो हमसे सेकंड पॉइंट में पूछा है, कैन द कंपनी चेंज द मेथड ऑफ प्रोविजन, बहुत ही इजीली वो मेथड ऑफ प्रोविजन अपना चेंज कर सकती है, क्योंकि ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है। सिर्फ इतना करना होगा कि जो भी फिगर्स आएगी, जैसे अगर वो लास्ट 12 मंथ्स के स्टॉक के बेसिस पे वैल्यूएशन करे तो 3.5 लाख का प्रोविजन आएगा, अदरवाइज कितना आएगा 2.5। तो यही आपको बस मेंशन कर देना है बुक्स में कि पहले हम जो कैलकुलेशन करते थे वो करते थे ऑन 12 मंथ्स स्टॉक बेसिस, बट अब हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल इवैल्यूएशन, और उससे कितने का फर्क पड़ेगा। क्लियर है? तो दो पैराग्राफ में हमें आंसर करना है। पहले पैराग्राफ में हम ये चीज मेंशन करेंगे कि प्रोविजन बनाना ना बनाना अकाउंटिंग पॉलिसी है, बट उसकी मेथड में चेंज अकाउंटिंग एस्टिमेट है, ना कि अकाउंटिंग पॉलिसी, जो कि हमने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट में पढ़ा हुआ है। और सेकंड पैराग्राफ में हम इस क्वेश्चन को कनेक्ट करेंगे अपने आंसर से। क्लियर है? तो देखो हम आंसर कैसे लिखते हैं। अब देखो फर्स्ट पैराग्राफ में हमने क्या लिखा है, हमने लिखा एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, द डिस्क्लोजर ऑफ मेकिंग प्रोविजन फॉर नॉन मूविंग इन्वेंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल इवैल्यूएशन। मतलब ये जो हम नॉन मूविंग इन्वेंट्रीज का वैल्यूएशन कर रहे हैं, प्रोविजन बना रहे हैं, किसके बेसिस पे, टेक्निकल इवैल्यूएशन के बेसिस पे, क्या ये अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज है? नहीं, डज नॉट अमाउंट चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। क्लियर? नेक्स्ट हमने लिखा है अकाउंटिंग पॉलिसीज ऑफ कंपनी may require that provision for non-moving inventories should be made। अभी हमने बताया था कि अकाउंटिंग पॉलिसी ये हो सकती है कि हम प्रोविजन बनाए या ना बनाए, बट उसके मेथड्स में चेंज को हम अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं बोलते। आगे हमने लिखा है कि द मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग द अमाउंट ऑफ प्रोविजन, प्रोविजन के अमाउंट को एस्टिमेट करने के लिए जो मेथड्स हैं वो हम चेंज कर सकते हैं। कब? जब हमें ज्यादा प्रूडेंट एस्टिमेट करने का ऑप्शन मिले। तो लास्ट लाइन में हमने क्या चीज समझाई, सिंपली ये कि जो मेथड है कैलकुलेशन ऑफ प्रोविजन का वो चेंज हो सकता है। अगर आपको लगता है कि आप ज्यादा प्रॉपर एस्टिमेट कर सकते हो तो आप अपना मेथड चेंज कर लो। तो ओवरऑल हमने फर्स्ट पैराग्राफ में ये लिखा है, चेंज इन मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ प्रोविजन, तो क्या अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज है? नहीं। दूसरा हमने ये चीज लिखा कि प्रोविजन बनाना या ना बनाना ये अकाउंटिंग पॉलिसी में आता है। और तीसरा हमने ये चीज लिखा कि ये जो हम चेंज कर रहे हैं मेथड को, जहां पे हम वैल्यूएशन करेंगे प्रोविजन की, तो वो हम कर सकते हैं क्योंकि वो एस्टिमेट है, और जहां हमें लगता है कि हम ज्यादा प्रूडेंट या ज्यादा करेक्ट वैल्यूएशन कर पाएंगे हम तुरंत उधर स्विच कर जाएंगे। क्लियर? अब देखो ये तो फर्स्ट पैराग्राफ था जहां पे हमने पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट लिखा है। अब हम क्वेश्चन को आंसर से कनेक्ट करेंगे। देखो इस साइड हम कर रहे हैं, देखो अब हम लोग क्या करेंगे, पैराग्राफ चेंज करेंगे और क्वेश्चन से आंसर को कनेक्ट करेंगे। अब देखो हमने यहाँ पे क्या चीज लिखी है, हमने यहाँ सेकंड पैराग्राफ में मेंशन किया, इन द गिवन केस कंसीडरिंग द टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री द चेंज इन अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड प्रोविजन ऑफ नॉन मूविंग इन्वेंट्रीज फ्रॉम 3.5 to 2.5। अब देखो ये जो 3.5 लाख से, क्योंकि अगर हम लोग वैल्यूएशन करते पुराने मेथड से तो वैल्यूएशन कितने पे होता, 3.5 लाख का, और अगर हम नए मेथड से प्रोविजनिंग करें
तो वैल्यूएशन कितनी आएगी, 2.5 लाख की। तो यहाँ पे ये जो डिफरेंस है 1 लाख का, ये भी इतना कोई मटेरियल नहीं है। बट ये जो चेंज हम कर रहे हैं इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, हम इसका डिस्क्लोजर अपनी बुक्स में करेंगे, बट बुक्स में कहाँ करेंगे, इन नोट्स टू अकाउंट्स। और नोट्स टू अकाउंट्स में हम कैसे उसका प्रेजेंटेशन करेंगे या कैसे क्या लाइन मेंशन करेंगे, देखो हम आगे लिख रहे हैं, हम इस साइड लिखेंगे, इसको हम रब कर दे रहे हैं, पहले इसको नोट कर लो। तो देखो अब हम लोग लिखेंगे, इसके बाद अब हम लोग पैराग्राफ चेंज करेंगे और यहाँ जैसा हमने लिखा है कि नोट्स टू अकाउंट्स में एक लाइन मेंशन करेंगे कि हम अपने प्रोविजन के मेथड को, कैलकुलेशन के मेथड को चेंज करें, तो उसके लिए लाइन कैसे लिखेंगे। देखो लास्ट पैराग्राफ में हमने ये चीज लिखी है कि अब अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी क्या प्लान कर रही है, टेक्निकल इवैल्यूएशन मेथड फॉलो करने का। बट क्या टेक्निकल इवैल्यूएशन पहले वो फॉलो कर रही थी, नहीं, वो पहले क्या मेथड फॉलो कर रही थी, जो पास्ट 12 ईयर्स के इवैल्यूएशन पे था। तो वही चीज हमने फर्स्ट लाइन में लिखी है और उसके बाद ये चीज लिखी है कि अगर कंपनी जो पहले प्रीवियस ईयर में मेथड फॉलो करी थी वही अगर वो करंट ईयर में भी फॉलो करती तो उस केस में क्या होता। देखो अभी जो हमने प्रोविजन बनाने की सोची है वो है 2.5, और अगर पास्ट ईयर मेथड से, दैट इज 12 मंथ्स स्टॉक के बेसिस पे अगर हम वैल्यूएशन करते तो हमारा प्रोविजन कितना बनता, 3.5। तो कहीं ना कहीं इस 1 लाख से जो हमारा नेट असेट है वो क्या होता, डिक्रीज हो होता। वही चीज देखो हमने यहाँ पे मेंशन भी की है कि हैड सेम मेथड बीन फॉलोड इन द प्रीवियस ईयर, कि प्रीवियस ईयर में जो मेथड फॉलो हो रहा था अगर वही मेथड हम फॉलो करते, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड द करस्पॉन्डिंग इफेक्ट ऑन द ईयर एंड नेट असेट्स वुड हैव बीन लोअर बाय 1 लाख। तो उस केस में हमारा नेट असेट क्या होता, और कम हो जाता 1 लाख से, क्योंकि अभी हमने प्रोविजन बनाया होगा 2.5 लाख का, और अगर हम पास्ट ईयर के मेथड को फॉलो करें तो हमें प्रोविजन बनाना है 3.5 लाख का, तो हमारा नेट असेट क्या होगा, 1 लाख से कम हो जाएगा। क्लियर। तो अब नो डाउट इसका आंसर तो बहुत लेंदी है, बट अगर तुम लोग समझ करके इसके आंसर को 3 से 4 बार कहीं नोट डाउन कर लो तो तुम लोग को फिर वो क्वेश्चन का आंसर लर्न हो जाएगा। हमने फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा, सिंपली हमने फर्स्ट पैराग्राफ में ये मेंशन किया कि एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 अगर हम नॉन मूविंग स्टॉक के लिए या नॉन मूविंग इन्वेंट्रीज के लिए प्रोविजन के मेथड को चेंज करते हैं तो ये अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है। हाँ, अकाउंटिंग पॉलिसी वो होती कि हम प्रोविजन बनाए या ना बनाए। और उसके अलावा हमने ये चीज लिखी कि जो उसकी वैल्यू का एस्टिमेशन करेंगे वो, क्योंकि हमें प्रॉपर एस्टिमेट करना होता है या हमें ज्यादा प्रूडेंट वे में एस्टिमेट करना होता है, इसलिए अगर हम चाहें तो मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ प्रोविजन चेंज कर सकते हैं। क्लियर। फिर सेकेंड पैराग्राफ में हमने केस को कनेक्ट किया, जहां हमने लिखा कि इन द गिवन केस, जो हमारा गिवन केस है उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो हमारी अभी तक प्रोविजन बन रही थी 3.5 लाख पे और अब आगे बनेगी 2.5 लाख पे, तो ये भी 1 लाख का कोई इतना बहुत मटेरियल चेंज नहीं है। क्लियर। बट उसका डिस्क्लोजर हम कहाँ दे देंगे, क्योंकि अकाउंटिंग एस्टिमेट है, अकाउंटिंग पॉलिसी तो है नहीं, तो इसका जो डिस्क्लोजर है वो हम नोट्स टू अकाउंट्स में देंगे, जो हमने यहाँ मेंशन किया। और फिर देखो नोट्स टू अकाउंट्स में हमने सिंपली इतना मेंशन किया कि अब कंपनी ये चाहती है कि वो टेक्निकल इवैल्यूएशन के बेसिस पे क्या फॉलो करे, क्या बनाए, प्रोविजन बनाए। बट पास्ट ईयर में ऐसा नहीं होता था। पास्ट ईयर में वो 12 मंथ्स स्टॉक के बेसिस पे वैल्यूएशन करती थी, बट अगर वो करंट ईयर में भी पास्ट ईयर का मेथड फॉलो करती तो नेट एसेट और 1 लाख से कम हो जाता, क्योंकि अभी वो प्रोविजन बना रही है 2.5 लाख का, और अगर पास्ट ईयर के मेथड को फॉलो करें तो 3.5 लाख का प्रोविजन बनाना होगा। होपफुली मेरे साथ साथ ये आंसर लर्न हो गया होगा, इसीलिए हमने ये चीज 2-3 बार रिपीट की ताकि ये आंसर मेरे साथ आपको लर्न हो जाए। और लर्न होना मतलब वर्ड टू वर्ड मगअप करना नहीं हुआ, कहीं ना कहीं अगर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है तो इसी तरीके से तुम लोग आंसर का प्रेजेंटेशन कर पाओगे। हमने क्लास की स्टार्टिंग में बोला था कि आपका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं होता क्योंकि आपकी लैंग्वेज जो आप यूज करते हो वो अप टू मार्क्स नहीं होती। तो लैंग्वेज मतलब मेरा यही था कि जो प्रोफेशनल लैंग्वेज आपको चाहिए होती है वहां पे, वो आपकी इसलिए अच्छी नहीं होती क्योंकि आप इसका आंसर इस वे में पढ़ के ही नहीं जाते हो। आपने सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ा होता है कि हाँ क्वेश्चन पढ़ लिया, उसका अपने अकॉर्डिंग आप आंसर माइंड में सेट कर लेते हो और वही आप वहां जाकर के अपनी लैंग्वेज में लिखते हो। अगर आप ये आंसर जो हमने बोर्ड पे लिखवाया इसको अगर आप 2 से 3 बार पढ़ लो, मेरे साथ नो डाउट आपको समझ में आ गया होगा। अब जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको यही चीज याद आएगी, और जब आप इसी लैंग्वेज को वहां पे मेंशन करोगे तो आपके एग्जाम में मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। और हम इस बात की गारंटी दे रही कि वर्ड टू वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है आपको सिर्फ क्या करना है कि 2-3 बार इसको एक बार रीड करो और फिर अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज में इसको लिखने की कोशिश करो। बहुत ही आराम से आप प्रोफेशनल लैंग्वेज में इसको मेंशन कर पाओगे। क्लियर। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। आपको लग रहा होगा मैम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में इतना टाइम क्यों दे रही है, क्योंकि हम बार बार बता रहे हैं कि पेपर का 25% ही इससे रिलेटेड होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।